हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन और उसमें हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। ये क्या है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन is a sequence of number which differ from each other by a common ratio। ठीक है, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है नंबर्स की विच डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय ए कॉमन रेशो। फॉर एग्जाम्पल, एक सीक्वेंस ले रही हूं मैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 लाइक दिस। तो ये आपकी एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। क्यों है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस? सबसे पहले हम इस सीक्वेंस में देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेशन का मीनिंग हमें पता है। प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? हम एक सीक्वेंस कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती हो तो उसे ही हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। पहले इसमें पैटर्न देखते हैं कि इस सीक्वेंस में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम देख रहे हैं जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो 2 आ रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर हमारे पास 4 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि सेकंड नंबर 4 आपका कैसे आ रहा है। फर्स्ट नंबर में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 4 आ सकता है, या 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो तरह से पता चल रहा है कि आप प्लस करें या मल्टीप्लाई करें 2 से तो 4 आ रहा है। ठीक है, बट नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। अब थर्ड नंबर हमारा कैसे आ रहा है? थर्ड नंबर हम देख रहे हैं कि अगर हम 4 में 2 ऐड करते हैं तो 6 आता है। ठीक है, और 4 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पर इस तरह से मिल रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 में 2 तो 4 आ रहा है, 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 तो 8 आ रहा है, फिर अगेन 8 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आ रहा है, 16 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक कांस्टेंट नंबर से, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। ठीक है, तो ये जो हमें कांस्टेंट नंबर एक मिल रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन रेशो बोल रहे हैं। ठीक है, इसे हम R से डिनोट करते हैं और इसे क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो, और डिनोट करते हैं इसको R से। और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? इसे फाइंड करने का फॉर्मूला होता है AK+1 ओवर AK फॉर एवरी K ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर? K में हम वैल्यू डालते जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। जब आप K को 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? A2 अपॉन A1। तो ये अगर हम A2 अपॉन A1 करें तो हमें R मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अब K को 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी A3 ओवर A2। अगर आप A3 अपॉन A2 करें तब भी आपको R ही मिलेगा, या आप A4 ओवर A3 करें, या आप A5 ओवर A4 करें। ठीक है, तो आपको सभी जगह से एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन रेशो R बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे इस सीक्वेंस में आपको R क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? अगर आप A2 अपॉन A1 करें, A2 अपॉन A1 करें तो वो क्या है? 4 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको 2 मिल रहा है। अगर आप A3 ओवर A2 करें तो यहाँ पर A3 8 है। ठीक है, A3 8 है और A2 4 है, तब भी आपको 2 मिल रहा है। ठीक है, अगर आप A4 ओवर A3 कर लें, A4 आपके पास 16 है, A3 8 है, तब भी आपको 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो रेशो है
वो सभी की कॉमन आ रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, जीपी बोल दिया। तो अब हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इफ द रेशो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म is always same is called geometric sequence। ठीक है, एक अनदर डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि अगर रेशो, जिसे हम आर बोल रहे हैं, एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम इज कॉल्ड जियोमेट्रिक सीक्वेंस। क्लियर है? तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखो हमारे पास जो ये फर्स्ट टर्म है जिसे हम A1 बोल रहे हैं, A1 जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, यहां पर भी हम इसे डिनोट करेंगे A से। जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया था, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम फर्स्ट टर्म को A से ही डिनोट करेंगे। क्लियर? सेकेंड टर्म जो A2 होती है, A2 कैसे आएगी? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, A1 इंटू R। ठीक है, R एक कॉमन रेशो है, मतलब फर्स्ट नंबर को हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेकंड नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे A1 R, यानी फर्स्ट टर्म को हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो A1 को हमने बोला A, तो ये बन जाएगा AR। यानी अगर आपको सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो आपको करना पड़ेगा A इंटू R। ठीक है, थर्ड टर्म अगर आपको निकालनी है तो थर्ड टर्म आप कैसे निकाल रहे थे? थर्ड टर्म हमारी कैसे आ रही थी? सेकंड टर्म इंटू R। ठीक है, तो सेकंड टर्म को हमने क्या बोला? A2 इंटू R। ठीक है, A2 की वैल्यू हमें पता है AR, तो AR इंटू R हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा? AR स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमारी क्या आ रही है? AR स्क्वायर। इस तरह से A4, अगर आपने फोर्थ टर्म निकालनी तो आप क्या करोगे? थर्ड टर्म में R मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड टर्म आपके पास क्या है? AR स्क्वायर इंटू R, तो ये क्या आ जाएगा? AR क्यूब। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास A2 था तो यहाँ पर AR यानी R की पावर 1 आ रही थी। ठीक है, जब A3 था, यहाँ 3 है तो AR2 आ रहा है। ठीक है, जब यहाँ 4 है तो यहाँ पर R की पावर 3 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम nth टर्म भी लिख सकते हैं। AN अब आपके पास क्या बन जाएगा? AN आपके पास बन जाएगा, इसी को देखते हुए ARn-1। ठीक है, यहाँ पर n है तो R की पावर एक कम कर दो, n-1 लिख दो, तो ये हमारे पास AN क्या आ गया? ये हमारे पास एक जनरल टर्म आ गई जिसे हम nth टर्म भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपकी क्या है? nth टर्म है। आपको अगर nth टर्म पता होगी तो आप अपनी कोई सी भी टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है। तो अब हम अपनी सीक्वेंस को कैसे लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं इस तरह से, thus a GP can be written as, कैसे? AR स्क्वायर, AR क्यूब, ARn-1, where A is the first term and R क्या है? R है कॉमन रेशो। ठीक है, तो अब अपनी जीपी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, AR स्क्वायर, AR क्यूब, ARn-1, जहाँ पे ये आपकी nth टर्म है और A क्या है? फर्स्ट टर्म है और R क्या है? कॉमन रेशो है। अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो पता हो तो आप
जीपी की कोई भी टर्म लिख सकते हैं, चाहे आपसे 50th टर्म पूछी जाए, चाहे आपसे 20th टर्म पूछी जाए। तो आपके पास अगर फर्स्ट टर्म हो, कॉमन रेशो हो, तो हम अपने सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म आपके पास क्या होगी? जनरल टर्म ऑफ ए जीपी क्या बन जाएगी? ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो ये आपकी जनरल टर्म है जीपी की। क्लियर है इतना? अब हम लिखेंगे, अब हम निकालेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, आपके पास जीपी दे रखी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड ए आर एन माइनस 1 सीक्वेंस दी हुई है। सम आपको निकालना है एन टर्म्स का, तो उसे हम डिनोट करेंगे एस एन से, जैसे पीछे किया था। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर, इफ आर अगर क्या हो, नॉट इक्वल टू 1 हो। अगर आपके पास जीपी दे रखी है, आपको सम निकालना है फर्स्ट एन टर्म का, तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके पास कॉमन रेशो जो आ रही है वो नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर आपके पास आर 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो आपकी जीपी क्या बन जाएगी? अगर आर 1 बन रहा है तो जीपी तो आपकी यही बनेगी, ए। ठीक है, आर को 1 डाल देंगे अगर हम, तो ये ए बचेगा, ये भी ए, थर्ड टर्म भी ए आएगी, फोर्थ टर्म भी ए आएगी, लास्ट टर्म भी ए आएगी। ठीक है, ये टोटल एन टर्म्स हैं, ये टोटल आपके पास एन टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगर हम सम निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा? एन ए। क्लियर है ना? क्योंकि ये आपके पास अगर हम इनका सम करेंगे, हम एन टाइम्स सम कर रहे हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ए कॉमन निकाल लेंगे, अंदर सम कर रहे हैं हम 1 + 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन ऑफ +1। ये 1 हम कितने टाइम्स कर रहे हैं? एन टाइम्स कर रहे हैं, तो ये आपके पास एन ए आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सम निकालना है एन टर्म्स का, अगर तो आर नॉट इक्वल टू 1 है तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा, अगर आर 1 के इक्वल है तो आपका एस एन क्या आ जाएगा? एन ए। क्लियर है? तो ये आपको सम निकालना आ गया। अब हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। ठीक है, सीरीज तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। अगर हम पढ़ें फाइनाइट सीरीज के बारे में, तो फाइनाइट सीरीज क्या होगी? फाइनाइट सीरीज होगी आपके पास ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ऑफ प्लस ए आर एन माइनस 1 इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं सीक्वेंस में। ठीक है, और इनफाइनाइट सीरीज क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी जब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सीक्वेंस में। तो ये कैसे लिखेंगे हम? ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस 1 प्लस ए आर एन प्लस एंड सो ऑन ऑफ। तो इसके आगे भी टर्म्स आएंगी जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या होगी? इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। तो ये क्या बन जाएगी? आपकी इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं जियोमेट्रिक मीन क्या होता है आपके पास। जियोमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन, द जियोमेट्रिक मीन of two positive numbers दो पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं मैंने, a एंड b,
इज द नंबर अंडर रूट ए बी। तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन है दो पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी का जियोमेट्रिक मीन अगर निकालना हो वो क्या होता है? अंडर रूट ए बी। दो पॉजिटिव नंबर के बीच में हमने एक थर्ड नंबर इंसर्ट किया जी, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जियोमेट्रिक मीन, और डिनोट किससे कर रहे हैं? जी से। तो इसकी क्या वैल्यू होती है? अंडर रूट ए बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 and 8 दो पॉजिटिव नंबर हैं, इसके बीच में आपको एक थर्ड नंबर इंसर्ट करना है जिससे ये आपकी क्या बन जाए? तीनों नंबर क्या बन जाए? जीपी बन जाए। ठीक है, तो वो थर्ड नंबर आप कैसे निकालेंगे? इसे हम डिनोट कर रहे हैं जी से। तो इस जी की वैल्यू क्या आएगी? 2 into 8 यानी 16 अंडर रूट 16, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 नंबर मिल गए, 2, 4, 8, तो ये क्या है? जीपी है। क्लियर? तो हम इसमें देख रहे हैं इसकी कॉमन रेशो 2 आ रही है। तो ये हमने एक नंबर इंसर्ट करना सीखा दो पॉजिटिव नंबर के बीच में। इसी तरह से अगर आपको n नंबर इंसर्ट करने हो दो पॉजिटिव नंबर के बीच में, ठीक है, तो हम वो कैसे निकालेंगे? अगर आपको n नंबर्स इंसर्ट करने हो, हम सपोज कर लेते हैं वो n नंबर्स, लेट G1, G2, G3, Gn be n numbers between two positive number a and b be such that जो आपकी ये सीक्वेंस बनेगी a, G1, G2, G3, Gn b, ये क्या बन जाएगी? Gp बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमें इन नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपकी कैसे आएगी? जो लास्ट नंबर है वो आपके पास कौन से नंबर की टर्म है? n प्लस 2th टर्म है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए आर n प्लस 1। क्लियर है? तो यहां से हम b अपॉन a इज इक्वल टू आर n प्लस 1 लिख सकते हैं। यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या बन जाएगी? b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, हमें r मिल गया, तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ये G1 क्या है? ये है a r। ठीक है, तो हम r की वैल्यू हमारे पास है, तो ये हम लिख देंगे a इंटू बी ए ओवर 1 अपॉन n प्लस 1। इस तरह से G2 हम लिख लेंगे, वो होता है a r स्क्वायर। ठीक है, तो a इंटू बी अपॉन a की पावर 2 अपॉन n प्लस 1। लाइक दिस हम Gn की लिख लेंगे वैल्यू। Gn की वैल्यू क्या होती है? a r n। ठीक है, तो a इंटू बी अपॉन a n अपॉन n प्लस 1। तो इस तरह से आपके ये नंबर्स भी निकल जाएंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब हम रिलेशन देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन में। तो हम सपोज कर लेते हैं हमने अर्थमेटिक मीन को डिनोट किया था a से और जियोमेट्रिक मीन को डिनोट किया है g से। ठीक है, लेट a एंड g बी अर्थमेटिक मीन and geometric mean of two positive number a and b respectively। ठीक है, हमने दो पॉजिटिव नंबर a एंड b के बीच में अर्थमेटिक मीन को सपोज किया था a से और जियोमेट्रिक मीन को सपोज किया था g से। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हमारा कैसे निकला था? a प्लस बी बाय 2 करके। और ज्योमेट्रिक मीन हमने कैसे निकाला था? अंडर रूट ए बी से। ठीक है, अब हम अगर a माइनस जी फाइंड करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू हम डाल देंगे a प्लस बी माइनस 2 और g की वैल्यू डाल देंगे अंडर रूट ए बी।
ठीक है, यहाँ से ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर, ए ही बनेगा। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 2। तो हम ऊपर देख रहे हैं ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारा बन रहा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के होल स्क्वायर का अपॉन 2। ठीक है, अगर ए और बी आपके पास पॉजिटिव नंबर हैं तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो ये भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा या इक्वल आ सकता है। इक्वल क्यों आ सकता है, इक्वल ये तब आ सकता है जब आपको किसी केस में ए और बी की सेम वैल्यू मिल जाए। ठीक है, जो हमने दो पॉजिटिव नंबर लिए हैं ए और बी, उनकी वैल्यू सेम हो जाए तो उस केस में ये हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी हमेशा क्योंकि ए और बी भी पॉजिटिव है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर या इक्वल हो सकता है जियोमेट्रिक मीन के। क्लियर, तो ये एक रिलेशन होता है इन दोनों में, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में। क्लियर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अब हम फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। तो आपको जीपी दी हुई है 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन अप टू। हमें निकालनी है 20th टर्म यानी A20 एंड n टर्म यानी AN हमें फाइंड करना है। क्लियर, तो अब हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट टर्म हमारे पास A है तो हमने उसे 5/2 लिख लिया। ठीक है, R हम कॉमन रेशो निकाल लेते हैं, A2 डिवाइड बाय A1 दिस, तो ये क्या बन जाएगा 5/4 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, हमें A भी पता चल गया, R भी हमें पता चल गया, तो अब हम A20 इजली लिख सकते हैं। A20 क्या होता है, AR19। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे, A की वैल्यू डाल दीजिए 5/2 और R की वैल्यू डाल दीजिए 1/2। क्लियर, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा 5/2 टू 1/2 की पावर 19। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 5/2 की पावर 20। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप चाहो तो सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 2 को 20 टाइम्स, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये आपका आ गया A20 5/2 की पावर 20। ठीक है, अब हमें निकालना है A की पावर n। वो क्या होता है ARn-1। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू डाल देंगे, A की वैल्यू डाल देंगे 5/2 और R की वैल्यू 1/2 n-1। इसे सॉल्व करेंगे, 5/2 इंटू 1/2 की पावर n-1, तो ये क्या बन जाएगा 5/2 की पावर n। तो ये आंसर आ गया आपका, AN क्या बन गया 5/2 की पावर n। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, A20 निकल गया और AN निकल गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशो इज 2। हमें 8/12 निकालनी है और 8th टर्म हमें गिवन है 192 और हमें गिवन है कॉमन रेशो यानी R वो 2 के इक्वल गिवन है। ठीक है, हमें 12th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर हम पहले जो गिवन है उसे यूज़ करते हैं। हमारे पास 8th टर्म गिवन है तो इसका यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा AR7 इज इक्वल टू 192। ठीक है, तो यहाँ से हम R की वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं A की, ये क्या बन जाएगा 192, 2 को हम 7 टाइम लिख लेते हैं,
हमने मल्टीप्लाई करके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने कट करना है यहाँ पर, ठीक है। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें a मिल गया 3/2। क्लियर, हमारे को a भी मिल गया और r भी हमें पता है, तो हम अपनी कोई सी भी टर्म लिख सकते हैं। तो हमें 12th टर्म लिखनी है। 12th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, AR11। ठीक है, AR11। तो a की वैल्यू हम डाल देंगे 3/2 और r की वैल्यू हमने डाल दी 2 की पावर 11। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या रह जाएगी, 10। ठीक है, इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3072। चाहे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं आंसर, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए GP आर P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली, शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है 5th टर्म जो है जिसे हम A5 लिख सकते हैं, वो हमारे पास P के इक्वल गिवन है। ठीक है, और 8th टर्म जो है वो Q के इक्वल गिवन है, और जो 11th टर्म है वो S के इक्वल गिवन है। ठीक है, हमें क्या शो करना है, शो करना है हमें Q स्क्वायर इक्वल हो जाए PS के। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है उसका यूज करते हैं। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, AR4। ठीक है, ये आपका P के इक्वल गिवन है, इसे हम नाम दे देते हैं फर्स्ट। ठीक है, 8th टर्म आपको गिवन है Q के इक्वल, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, AR7 इज इक्वल टू Q, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। 11th टर्म गिवन है, तो 11th टर्म को हम लिख सकते हैं AR10, ये आपका S के इक्वल गिवन है, तो ये हमारे पास 3rd इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम यहां से हमें Q स्क्वायर चाहिए। ठीक है, हमें शो करना है ना Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन सेकंड को बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट से डिवाइड कर दें, तो क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या बन जाएगा, Q/P। ठीक है, यहाँ से आपका कैंसिल होके क्या बनेगा, R3। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, Q/P के। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं 4th। ठीक है, यहाँ से हमें R3 मिल गया, और अगर हम 3rd को डिवाइड कर दें सेकंड से, तब भी हमें R3 मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 3rd को सेकंड से, तो हमें क्या मिल रहा है, AR10 ओवर AR7 इज इक्वल टू S/Q। ठीक है, तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लिख लिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के नीचे, तो यहाँ से भी हमारा R³ आ रहा है। ठीक है, SQ के इक्वल, ये 5th इक्वेशन होगी। तो 4th इक्वेशन में R³ इसके इक्वल आ रहा है, और 5th इक्वेशन में R³ इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम 4th एंड 5th ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th वी गेट कि QP किसके इक्वल आ रहा है, SQ के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये Q स्क्वायर क्या बन जाएगा, PS। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो हमने यही किया, हमने पहले डिवाइड कर दिया सेकंड को फर्स्ट से, फिर 3rd को डिवाइड कर दिया सेकंड से, तो वहां से हमें R³ की वैल्यू मिल गई। ठीक है, R³ की वैल्यू एक बार PQ आ रही है, Q/P आ रही है, और एक बार S/Q आ रही है।
ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिल गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास क्या है, गिवन द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वेयर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें इसकी 7 टर्म निकालनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है, फोर्थ टर्म A4 किसके इक्वल है, स्क्वेयर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, यानी जो सेकंड टर्म है जीपी की उसका स्क्वेयर A4 के इक्वल है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म -3 के इक्वल दी हुई है। फर्स्ट टर्म को हमने A बोलते हैं, तो ये -3 है। हमें क्या निकालना है, हमें 7 टर्म निकालनी है, यानी A7। ठीक है, तो यहाँ से हमें A गिवन है, तो इसको हम यूज़ करते हैं, यहाँ से हम R निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, AR3। ठीक है, सेकेंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, AR का स्क्वेयर। यहाँ पर हम A की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पर -3 आ जाएगा, और R³ एज इट इज़, यहाँ पर भी -3 R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा, 9R²। ठीक है, तो R³ के नीचे R को ले आओ और 9 के नीचे 3 को ले जाओ, तो R क्या आ जाएगा आपके पास, -3। क्लियर है, यहाँ से हमें R की वैल्यू भी मिल गई और A की वैल्यू तो हमारे पास है ही है, तो हम 7 टर्म लिख सकते हैं। A7 क्या हो जाएगा, AR⁶। तो A आपके पास -3 है और R भी आपके पास -3 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा -3⁻7। ठीक है, इसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2187। क्लियर, तो यही आपका आंसर है, ये A7 की वैल्यू है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, फर्स्ट पार्ट में ये आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, 2 2√2 4 इज 128। हमें बताना है जो ये 128 है ये कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये nth टर्म है। हम अगर इसे nth टर्म सपोज करें तो an आपके पास अब क्या बन जाएगा, 128 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमें n पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा 128 कौन से नंबर की टर्म है। क्लियर, तो अब हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या होता है, ARn-1 इज इक्वल टू 128। ठीक है, A हमारे पास 2 है, हम पुट कर देंगे A 2 और R हम निकाल लेते हैं, वो क्या है, 2√2/2, यानी R हम पुट कर देंगे √2। क्लियर है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, इसे 1 नाम दे दो, इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो A में 2 पुट कर दिया हमने, R में √2 पुट कर दिया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 128। ठीक है, यहाँ पर 2 है, इसे भी हम √2 को हटा के लिख सकते हैं 1/2, तो ये बन जाएगा n-1/2। ठीक है, इज इक्वल टू 128। तो यहाँ से 2 की पावर n-1/2, 2 से इसे डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 64, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 होता है 64। क्लियर है, तो यहाँ पर बेस सेम है तो हम पावर्स कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा n-1/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n-1 इज इक्वल टू 12, और n क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, तो जो हमने ये टर्म बतानी थी, ये आपकी 13th टर्म है।
अब सेकंड पार्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का। वहाँ पर आपको ये गिवन सीक्वेंस है, हमें बताना है 729 कौन सी टर्म है। ठीक है, तो हम इसे पहले सपोज कर लेते हैं। दिस टर्म इज, लेट दिस टर्म इज एन टर्म, तो यानी फिर ए एन आपका क्या बन जाएगा 729। ठीक है, तो हमें एन फाइंड करना है, तो अब हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या बन जाएगा ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू 729। इसे हम फर्स्ट सपोज कर लेंगे। ठीक है, पुट कर देंगे ए की वैल्यू जो कि है √3 एंड आर की वैल्यू जो है आपके पास 3√3। 3√3 को हम √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप रैशनलाइज कर लें, ठीक है, तो ये आपका 3 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो √3 ही बचेगा। ठीक है, ये हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू मैंने डाल दी √3, आर की वैल्यू भी √3 है, ये डाल दी, ये बन गया n-1 729। ठीक है, ये क्या बन जाएगा √3 n, पावर ऐड हो जाएंगी 729। ठीक है, यहाँ से हम 3 की पावर बन जाएगा n/2। ठीक है, 729 को भी हम 3 की पावर में लिख सकते हैं, तो 729 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये आपका बन गया 3 की पावर 6। क्लियर है, तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं पावर्स को, तो ये आ जाएगा n/2 इज इक्वल टू 6, तो n आ गया आपके पास 12। क्लियर है, तो ये जो आपकी टर्म है ये 12th टर्म, तो हम लिख देंगे देयरफॉर the 12th term of the given sequence is 729। क्लियर है, सी पार्ट भी देखते हैं। अब हम सी पार्ट में बताना है कि इस सीक्वेंस में जो ये टर्म आ रही है ये कौन सी टर्म है। ठीक है, तो इसे भी हम सपोज कर लेते हैं, लेट दिस टर्म इज द एन टर्म, तो ये बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू 19,683। हमें एन फाइंड करना है। क्लियर, तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर ए आर n-1 इज इक्वल टू 1/19683। क्लियर, पुट कर देंगे ए एंड आर की वैल्यू, ए है हमारे पास 1/3 और आर हमारा क्या बन जाएगा 1/9 इंटू 3/1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/3। क्लियर है, इसे पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुट किया, ए की वैल्यू भी 1/3 है और आर की वैल्यू भी 1/3 है, और ये बन गया n-1 इज इक्वल टू 1/19683। ये क्या बन जाएगा 1/3, पावर ऐड कर लेंगे तो ये n आ जाएगा 1/19683। ठीक है, अब हम इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो ये आपके हमने फैक्टर्स निकाले, तो ये 3 की पावर 9 आ रही है। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से n आपको मिल गया 9। ठीक है, तो जो ये टर्म थी आपकी ये 9th टर्म है, तो हम इसको लिख देंगे देयरफॉर the 9th term of the given sequence is 1/19683। क्लियर है, तो ये थे आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। आई होप you understood all the concepts. If you like my video, press the like button, share with your friend and subscribe my channel. Thank you.